यही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज का शो भी सर हफ्ते का पहला शो है, लेकिन आज खबरें कुछ ऐसी हैं जो अब तक नहीं आई थी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो गई। सर, कितना बड़ा कदम मान रहे हैं आप इसको? दिल्ली और उसके बाद हिमाचल, हम जब इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक हिमाचल से भी इस तरीके की सूचना आई है। और देखते देखते पिछले 2-3 साल में हम लोग लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में इस पर चर्चा कर रहे थे, और अब भारत में धीमे धीमे यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू हो रही है। कैसे आएगी ये, कहाँ मिली, कैसे दी जाएगी, क्या इसकी लागत होगी, कितना खर्च होगा, इस पर हम विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन खबरें और भी हैं, उनके लिए आप देखिए ऑन द शो। लेकिन एक चीज आपको और यहां पर जोड़ दूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक बड़ा जिक्र, इसके पीछे की पूरी कहानी अंशुमान जी ने किताब लिखी थी 2 साल पहले करीब, उल्टी गिनती, उसमें भी किया था। तो अगर आप बहुत विस्तार से जानना समझना चाहते हैं और अंशुमान जी को फॉलो करते हैं तो किताब भी आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज कौन सी और बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर होगी एनपीएस से जुड़ी। क्यों घट गई एनपीएस में कर्मचारियों की संख्या? एनपीएस में जो रजिस्टर होने वाले कर्मचारी थे, कॉर्पोरेट कर्मचारी, उनकी संख्या लगातार घट रही है। क्यों हुआ ऐसा, जानेंगे। अनचाहे कॉल पर लगाम लगाने की नई तैयारी। खबर नई नहीं है, शामिल करी गई है, क्योंकि एक और कोशिश की जा रही है, लेकिन कॉलों पर कोई लगाम नहीं है। मुझे तो लगता है हर दिन कॉल बढ़ते जा रहे हैं। कोशिशें नाकाम क्यों हैं, आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत चावल पर सरकार बदलेगी रणनीति। भारत आटा, भारत चावल, भारत दाल, मतलब आप समझ गए कि सस्ते में महंगाई से काबू करने के लिए सरकार जो आटा दाल चावल बेच रही थी, उसको बेचने की रणनीति बदली जा रही है। क्यों बदली जा रही है, खासतौर पर चावल की ही क्यों बदली जा रही है, ये समझेंगे। इसके बाद शुरू होगा दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर पेटीएम पर अब आरबीआई कर रहा है, कौन सी रणनीति बना रहा है आरबीआई, क्या अगली तैयारी कर रहा है, ये समझेंगे। 11 कमोडिटीज का शुरू होगा वायदा कारोबार, ये बड़ी खबर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, लंबे समय बाद, आप ये मान के चलिए काफी लंबा समय है जब आपको ये कमोडिटीज मिलेंगी जहां आप ट्रेड करेंगे। कौन सी कमोडिटी है, ऐसा क्यों किया गया, ये जानेंगे। और दिल्ली में शुरू हुई यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कितनी शुरू, कैसे शुरू, जो मैंने आपको बताया, अंशुमान जी ने आपको बताया कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ा एक मोड़ है, एक नई तरीके की बात है। और ये बात शुरू होने का समय बहुत नाजुक है। लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, चौखट पर खड़े हैं, 1-2 महीने की बात है। इसका क्या असर कुछ राजनीतिक भी होगा, ये भी समझेंगे आज दिन की एक और बड़ी खबर में। फिलहाल शुरुआत एनपीएस से। साल 2023 में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते साल की तुलना में 2023 में एनपीएस से जुड़ने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या 21% से ज्यादा गिर गई है। जानकार इसकी वजह इनकम टैक्स की छूट लिमिट बढ़ने को मान रहे हैं। सर, क्या यही वजह है? सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है शुभम, क्योंकि इनकम टैक्स की छूट की सीमा सरकार ने 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी। और उस एग्जम्पशन लिमिट के बाद बहुत सारे लोग जो एनपीएस में निवेश इसलिए करते थे कि उनको पेंशन के लिए बचाकर टैक्स की बचत होती थी, वो लोग इससे बाहर निकल गए। और इसलिए कॉर्पोरेट हिस्से में, क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ अपने पेंशन के लिए बाकी भी प्रावधान करते होंगे, ऐसा माना जाता है, हालांकि करते नहीं है। भारत में पेंशन को लेकर भी जागरूकता नहीं है और पेंशन प्रोडक्ट्स भी नहीं है। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जो बड़ा ट्रिगर था, जो बड़ा प्रोत्साहन था, वो प्रोत्साहन निकल गया, क्योंकि ये टैक्स सीमा बढ़ गई। और इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम में कॉर्पोरेट हिस्से से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों का इनरोलमेंट था, वो कम हुआ है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आज भी देखिए भारत में पेंशन टैक्सेशन के सहारे चलती है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी लोग पैसा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उसमें टैक्स इंसेंटिव मिलते थे, जबकि सरकार तो अपनी नीतियों में तय कर चुकी है कि अब बचत के लिए वो टैक्स इंसेंटिव नहीं देगी। ऐसी स्थिति में जैसे ही टैक्स इंसेंटिव खत्म हो रहे हैं, बचत से लोग पीछे हट रहे हैं। और यहाँ ये ज़रूरत है कि पेंशन को केवल टैक्स के नज़रिए से नहीं, बल्कि अपनी भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। और एनपीएस उसका एक टेस्ट केस हमारे सामने आता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब पेस्की कॉल्स यानी अनचाहे कॉमर्शियल और प्रमोशनल फोन कॉल्स को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। सीसीपीए अब पेस्की कॉल्स को सजा देने के प्रावधान में लाने जा रही है। सीसीपीए इस हफ्ते इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रही है। सर, सलाह देकर, आगाह कर कर, चेतावनी देकर काम नहीं चला, अब किस तरीके का क्रैकडाउन हो सकता है? सीसीपीए ये कह रही है कि पेस्की कॉल करने वालों पर सजा दी जाएगी।
मार्केटिंग और सेल्स की कॉल फ्रस्ट्रेटिंग लेवल तक बढ़ चुकी हैं। पूरे दिन आप हर दूसरी तीसरी कॉल कहीं ना कहीं से मार्केटिंग या सेल्स की कॉल आती है। सरकार ने हाल फिलहाल में दावा किया कि टीआरआई के दखल से उसमें कमी आई है, लेकिन लोगों से आप पूछिए तो आपको खुद महसूस होगा कि इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ा जो मिनास इसमें दिखाई दे रहा है शुभम, वो ये है कि जितना टीआरआई ये कह रही है कि प्राइवेट नंबर से कॉल ना की जाए, उतनी ज़्यादा कॉल्स प्राइवेट नंबर से आ रही हैं। मार्केटिंग कॉल्स के लिए डेडिकेटेड 1800 के या डेडिकेटेड नंबर्स हैं, पर 99% कॉल्स आपके पास किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से, किसी ओडी देने वाली कंपनी से, कोई टूरिज्म पैकेज बेचने वाली कंपनी से, किसी होटल में आपको स्टे का पैकेज बेचने वाली कंपनी की ज़्यादातर कॉल्स प्राइवेट नंबर से प्राइवेट रजिस्टर्ड नंबर से आ रही हैं, और ये रुक नहीं रहा है। अब सीसीपीए ने ये कहा है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री आगे आकर सख्ती करेगी। उसने कंपनियों से बात की है, रिलायंस से, भारती से, जियो से, भारती से, वोडाफोन से, और ख़ासतौर से बैंकों से, इन सबसे बात की है, और ये निर्धारित करने की कोशिश की जाएगी कि इसके लिए सज़ा कैसे दी जाए। अब सज़ा किसको दी जाएगी? कॉल तो बैंक खुद करवाते हैं, सज़ा किससे दी जाएगी? कॉल कहाँ से आ रही है कंपनियों को भी पता है, मोबाइल कंपनियों को भी पता है, बजाज फिनांस से या किसी बैंक से आने वाली कॉल सबको पता है कि कॉल वहाँ से आ रही हैं। तो तरीका क्या होगा सज़ा का, क्या प्रावधान क्या होगा, कैसे इसे रोका जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव और चावल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत सरकार ने भारत चावल के वितरण के लिए रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत चावल देश भर में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेफेड ने अब तक जो चावल खरीदा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकार ने 9 फरवरी से 29 रुपये प्रति किलो की रेट से भारत चावल की बिक्री शुरू की थी। सर, कैसा परफॉर्मेंस रहा इस योजना का? सरकार ने 2 चीज़ें लॉन्च की थी, भारत ब्रांड चावल और भारत ब्रांड आटा, और दोनों का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल उल्टा रहा है। जो आंकड़े भी बता रहे हैं, जो ताज़े आंकड़े हमारे सामने खुल रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा दिखता है कि 13 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक जितना चावल एलोकेट किया गया था, करीब 3,90,000 टन चावल एलोकेट किया गया था, उसमें से केवल 1% चावल की बिक्री हुई है। यानी चावल खरीदने वाले लोग, भारत ब्रांड चावल खरीदने वाले लोग नहीं आए हैं बाजार में। हो सकता है खरीफ के सीजन के बाद कटाई का भी असर रहा हो, क्योंकि चावल बाजार में उपलब्ध है। लेकिन इसके विपरीत आटे की बिक्री करीब 80% तक रही है, भारत ब्रांड आटे की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आटा तैयार है, पिसाई की कॉस्ट कम होती है, और रेडीमेड आटा लोगों को मिल रहा है गेहूँ के बदले या गेहूँ की जगह। ऐसी स्थिति में ऐसा पता चल रहा है कि अब इस रणनीति में बदलाव किया जाएगा। चावल को केवल उन्हीं हिस्सों में, भारत ब्रांड चावल को केवल उन्हीं हिस्सों में बेचने के लिए जारी किया जाएगा या प्रोत्साहित किया जाएगा जहां अभी शुरुआती आंकड़े बताते हैं जहां सबसे ज़्यादा मांग आई है। अभी तक पूरे देश भर में इस चावल को उपलब्ध कराया जाता था। सरकार इसके जरिए अपनी लागत कम करेगी और आटे को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ से सबसे ज़्यादा आटे की मांग आ रही है। देश में रिटेल महंगाई लंबे समय से सरकार और रिजर्व बैंक के लिए चिंता का विषय बनी हुई, लेकिन दूसरी तरफ बैंक के लिए चिंता बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कोर महंगाई लगातार निचले स्तर पर है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आगे आने वाले जून तिमाही के दौरान कोर महंगाई 3% के आसपास रह सकती है। कमज़ोर ग्रामीण मांग की वजह से कोर सेक्टर की महंगाई जो है वो निचले स्तर पर बने रहने की संभावना है। सर, ये कितनी राहत की बात है अगर कोर महंगाई नीचे आती है? दोनों हिस्से, कोर महंगाई का एक सीमा से अधिक गिरना ये बता रहा है कि बाजार में मंदी है, डिमांड नहीं है, और दूसरी तरफ कोर महंगाई में कमी रिजर्व बैंक के लिए थोड़ी सी महंगाई के नियंत्रण की चुनौती को आसान बनाती है, क्योंकि कोर महंगाई में फूड और एनर्जी की इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती है, खाने और ऊर्जा की इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती है। और इसमें अप्रैल 2023 से अगर आप मई 2024 के तक के दौर में देखें तो लगातार हमने इसमें गिरावट देखी है। कोर महंगाई में 5% के आसपास थी, घटते घटते 3.5%, 3% के आसपास गिरावट की स्थिति दिखाई दे रही है, जो कि हमारे पास मार्च तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब इसे रिजर्व बैंक के लिए महंगाई के नियंत्रण की व्यवस्था में एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इस आंकड़े को अगर करीब से देखें तो कोर महंगाई में उद्योगों की महंगाई शामिल है, सर्विसेज की महंगाई शामिल है, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिफ्लेशन जैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। और यही भारतीय महंगाई का उलझा हुआ सा चरित्र है। भारतीय महंगाई में जब एक सीमा से अधिक कोर महंगाई गिरती है तो यह भी संकेत देती है कि बाजारों में मांग उपलब्ध नहीं है। सर, सीपीआई इन्फ्लेशन की बास्केट में भी, इंडेक्स में भी कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है। क्या बदलाव होगा, क्या असर होगा इसका? यहाँ संकेत यह है शुभम कि सीपीआई इन्फ्लेशन की इंडेक्स से में फूड प्रोडक्ट्स का वेटेज है, उसका भार कम किया जाएगा। अभी सीपीआई की जो सीरीज हम 2012 के बेस ईयर के आधार पर, 2012 के मूल्यों पर जिस सीपीआई के आंकड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें फूड और बेवरेजेस का हिस्सा करीब 45.9% है, 46% के आसपास है। और इसके अंदर भी जो रूरल इंडेक्स है उसमें इसका फूड का हिस्सा
54.2% है और अर्बन में करीब 36.3% है। सरकार को लग रहा है कि कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, लोगों ने फूड पर पैसा खर्च करना कम किया है, सर्विसेज और बाकी चीज़ों पर पैसा ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो अगला रिवीजन आएगा इन्फ्लेशन के सूचकांक का, उसमें खाद्य महंगाई का भार कम किया जाएगा। इसका करने का मतलब क्या है? पिछले 6 महीने 7 महीने में खाद्य महंगाई सरकार के नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रही है। इंडेक्स में बदलाव से खाद्य महंगाई का भार कम होने से महंगाई को कम दिखाने में मदद मिलेगी, लेकिन खाद्य उत्पादों की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, ये भी सत्य है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA को किसी कंपनी के वित्तीय ब्यौरे में अगर खामी मिलती है तो उसको ठीक तरीके से समझने के लिए ऑडिटर के बजाय सीधे कंपनियों से बातचीत करेगा। NFRA के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कंपनियों की ऑडिट कमेटियों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ बातचीत से उनका पक्ष जानने में मदद मिलेगी। ऐसा किया क्यों जा रहा है सर? ऑडिटर्स के कामकाज को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि देश की बड़ी जो दुनिया की 4 जो बड़ी ऑडिट कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की थी। NFRA ने कई सारे सवाल उठाए थे और उनके ऊपर उनके इंस्पेक्शंस भी किए थे। अब ऑडिट के नतीजे जब आते हैं और कंपनियों की परफॉर्मेंस बिल्कुल उसकी उल्टी दिखाई देती है, कंपनियों के नतीजों से दिखता है कि ऑडिट साफ सुथरा नहीं हुआ था, तो ऑडिटर्स की साख पर और ऑडिट प्रक्रिया की साख पर सवाल उठते हैं। ऑडिट के जरिए ही निवेशकों का, बैंक का, कर्ज देने वालों का इस भरोसा बनता है कि कंपनी का कामकाज साफ सुथरा है नहीं, और NFRA अब इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ऑडिट की रिपोर्ट से ही केवल संतुष्ट नहीं हुआ जाएगा, अगर ऑडिटर्स ने सही रिपोर्ट नहीं दी है और सवाल उठते हैं तो फिर वो कंपनियों से सीधे बात करेगा, जो पहली बार भारत में होगा। आमतौर पर NFRA ऑडिटर से ही सीधे डील करता था, कंपनियों के प्रबंधन से बात नहीं करता था। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध की वजह से समुद्री रास्ते व्यापार में हो रही दिक्कत और सामान की आवाजाही के लिए जहाज़ों की कमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनियां खुद के जहाज़ों की संख्या बढ़ा सकती हैं। कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से इस तरीके की पॉलिसी तैयार की जा सकती है जिसके जरिए कंपनियों को खुद के जहाज़ बढ़ाने में मदद मिले। शिपिंग मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 1500 वेसल्स का फ्लीट है। सर, ये बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत के पास 1500 वेसल्स का, ऐसे 1500 जहाज़ों का फ्लीट है जो भारत में रजिस्टर्ड है। आमतौर पर जब जहाज़ जिस देश में रजिस्टर होता है, वो जहाज़ किसी भी दुनिया की कंपनी का हो, जहां वो रजिस्टर कराया जाता है उसका फ्लैग वो कैरी करता है। इसी को जहाज़ पर लगाया गया फ्लैग कहते हैं, जिसको लेके जाता है। भारत में अभी जो में केवल 1500 जहाज़ रजिस्टर्ड हैं, शिप्स रजिस्टर्ड हैं, जो दुनिया की अलग अलग कंपनियों के हैं। हो यह रहा है कि रेड सी के इलाके में युद्ध के कारण, उससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में माल को लाने ले जाने के लिए बड़ी निर्भरता उन जहाज़ों पर है जो दुनिया के किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड हैं, और वो वरीयता पर भारत का सामान नहीं ले जाते, तमाम तरीके की मुश्किलों में फंसते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार या भारत के निर्यातक उन जहाज़ों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। जबकि इसकी तुलना में चीन के पास करीब 5000 जहाज़ों का बेड़ा है जो चीन में रजिस्टर है। वो कंपनी डेनमार्क की भी हो सकती है, नार्वे की भी हो सकती है, ग्रीस की भी हो सकती है, लेकिन उसका शिप रजिस्टर है चाइना में, और इसलिए चाइना में रजिस्टर है तो चाइना के नियमों के तहत तो मूव करता है और उस पर चाइना का फ्लैग होता है। ऐसे 5000 शिप हैं जिनमें भी, और करीब 1500 बड़े शिप्स और रजिस्टर होने वाले हैं। भारत अब इसमें एक नई नीति लेकर आ रहा है जिसमें उन जहाज़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो भारत में रजिस्टर होंगे, ताकि ग्लोबल फ्रेट मूवमेंट में जो अगर कोई व्यवधान आता है, कोई बाधा आती है, तो उसमें भारतीय माल का निर्यात और आयात प्रभावित ना हो और इन शिप्स को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पेटीएम पेमेंट बैंक के बचने की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं। बैंक को कामकाज समेटने के लिए रिजर्व बैंक की दी गई मोहलत 15 मार्च को खत्म हो रही है। रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो करीब 2 दशक में पहली बार ऐसा होगा जब आरबीआई की तरफ से किसी बैंक का लाइसेंस रद्द होगा। सर, तैयारी क्या है, रणनीति क्या है आरबीआई की? देखिए, पेटीएम को लेकर अब स्थितियां बड़ी स्पष्ट हो गई। पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली गई। पिछले हफ्ते की घटना थी, हमने चर्चा में भी आपको बताया, बड़ी घटना थी कि पेटीएम के भीतर कामकाज में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया और
5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ऐसी फिनटेक बैंकिंग कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जुर्माना लगाया गया। हालांकि इसके पेटीएम के पुराने संचालनों पर आधारित था, लेकिन उस जुर्माने के साथ ये तो प्रूव हो ही गया कि पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और उसके लिए उसे दोषी पाया गया। इसके बाद जो कंप्लायंस संबंधी चिंताएं थी वो और मुखर होकर सामने आ गई, यानी रिजर्व बैंक की कार्रवाई बिल्कुल सही थी पेटीएम पेमेंट बैंक पर। और अब ऐसा लग रहा है कि 15 मार्च के बाद पेटीएम को मोहलत नहीं मिलेगी। इस बात की संभावना है कि पेटीएम के पेमेंट बैंक के ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाएगा जिसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक करेगा, या तो वो कोई सरकारी या निजी बैंक हो सकता है या कोई दूसरी संस्था हो सकती है जिससे पेटीएम के पेमेंट बैंक को संभालने और चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर उसको किसी दूसरी जगह मर्ज कर दिया जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि पेटीएम के पेमेंट बैंक के बोर्ड में पूरा बदलाव हो चुका है। विजय शेखर शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं। अब उस बोर्ड को संभालने वाले कुछ लोग आए हैं जो पुराने बैंकर्स हैं, रिटायर्ड बैंकर हैं, जिन्हें उस बोर्ड में शामिल किया गया है। तो 15 जनवरी के बाद ऐसा लगता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का दरवाजा अब लगभग बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सेबी की सिफारिश पर सीमेंट, स्क्रीम मिल्ड पाउडर, सेब, बांस और लकड़ी समेत 11 कमोडिटीज के वायदा कारोबार को शुरू करने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने 1 मार्च 2024 को जारी एक अधिसूचना में इन कमोडिटीज को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत जोड़ा है। सरकार के इस फैसले के बाद उन कमोडिटीज की कुल संख्या 104 हो गई जिनमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जा सकती है। सर, क्यों खोला गया इनमें ट्रेड? बहुत लंबे समय के बाद भारत में कमोडिटीज़ की संख्या में बढ़ोतरी हुई जिन पर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की जा सकती। तकनीकी बात है, बहुत सारे लोग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं। सामान्य रूप से जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए होते हैं। डेरिवेटिव्स एक किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, फिनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जो एक बेसिक एसेट की कीमत पर निर्धारित होते हैं। उसके नीचे पीछे एक एसेट होती है। तो स्टॉक डेरिवेटिव्स भी हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी हैं। लेकिन भारत के डेरिवेटिव्स मार्केट को और कमोडिटी मार्केट को बढ़ाने की दृष्टि से अब ये नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सब्जियां भी हैं, फल भी हैं। इसमें गार्लिक, लहसुन के डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होगी। एप्पल है, पैलेडियम है जो कि एक मूल्यवान धातु है। इसके अलावा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में बैम्बू है, प्रोसेस्ड टिम्बर है, बिटुमिन, तारकोल है, ये सीमेंट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, वाइट बटर है, कैश्यू है। इसके अलावा फ्रेट्स के डेरिवेटिव्स भी भारत में लॉन्च हो रहे हैं पहली बार। यानी फ्रेट्स में चाहे वो ट्रक का फ्रेट हो, रेलवेज का फ्रेट हो और एयरवेज का फ्रेट हो, वाटरवेज का फ्रेट हो, इसके डेरिवेटिव की भी ट्रेडिंग होगी। और वेदर का डेरिवेटिव भी ट्रेंड किया जाएगा। यानी मौसम कैसा रहेगा इसकी भी ट्रेडिंग रहेगी और इसके ऊपर भी अब भी दांव लगाए जा सकते हैं। इसके डेरिवेटिव्स पे खरीदारी की जा सकती। ये भारत के डेरिवेटिव्स मार्केट के लिहाज से काफ़ी बड़ा कदम है और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है। अब आगे पता चलेगा हमको कि कितने सौदे इसमें आना शुरू हुए, लेकिन इस सुधार का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और इसका फ़ायदा प्रत्यक्ष रूप से तो ट्रेडर्स को मिलेगा, लेकिन अगर सरकार बाजार में ज़्यादा दखल नहीं देती है कीमतों को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो फिर भारत में बहुत सारे उत्पादों की कीमतों की जो डिस्कवरी है वो बेहतर हो जाएगी। जैसे एप्पल है, जैसे गार्लिक है, जिस तरह से स्किम्ड मिल्क पाउडर। स्किम्ड मिल्क पाउडर का बाजार शुभम भारत की मुख्य कोऑपरेटिव कंपनियां कंट्रोल करती हैं। जो कोऑपरेटिव डेयरी कंपनियां, उनके पास मैक्सिमम स्किम्ड मिल्क होता है, तो उसके प्राइसेस वो तय करती हैं। तो अगर सरकार इन बाज़ारों से बाहर निकली और सरकार ने इनकी कीमतों में रोज़ दखल नहीं दिया तो इन उत्पादों की कीमतों की जो प्राइस की डिस्कवरी है वो ट्रांसपेरेंट हो पाएगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। 76,000 करोड़ रुपए का ये बजट था। इसमें वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस घोषणा को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की दिशा में कदम माना जा रहा है। सर, इस घोषणा को कैसे समझा जाए? अंततः भारत में पहली बार किसी राज्य की तरफ से स्पष्ट रूप से एक किस्म की यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ गई। हालांकि इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप आंशिक मान सकते हैं क्योंकि केवल ये महिलाओं पर केंद्रित है। अभी तक भारत में जो भी स्कीमें थी वो स्कीमें कुछ खास आयु वर्ग के लिए और खास आय वर्ग पर केंद्रित थी, गरीब लोगों पर केंद्रित थी या भारत में जो वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं थी। लेकिन अब 18 साल से ऊपर की हर महिला को दिल्ली में 1,000 रुपए की सहायता या सम्मान योजना या जो भी कहा जाए माना जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, यूनिवर्सल बेसिक गारंटी के तौर पर तरफ बढ़ने की तैयारी है।
दिल्ली सरकार का बजट अच्छी स्थिति में है, सरकार का रेवेन्यू बेहतर है, घाटे नियंत्रित हैं, बजट के आकार में बड़ी बढ़ोतरी भी हुई है और इसलिए दिल्ली के पास इतना एल्बो रूम था, कुशन था और चुनाव के सामने का तरीका था कि दिल्ली सरकार ने इसकी पहल की और इसकी शुरुआत की है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों को नहीं लेना होगा वो इसे गिव अप भी कर सकते हैं, जिनको ये नहीं चाहिए होगी उन्हें नहीं दी जाएगी, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो गई है और अब हमें देखना होगा कि कितने लाभार्थी इसके बनते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर ये समझ में आएगा कि दिल्ली सरकार के बजट का कितना हिस्सा इसमें जाएगा। लेकिन फिलहाल ये स्कीम अब भारत में लॉन्च हो गई है। सर, हिमाचल में भी ऐसी सकुगाहट है, दिल्ली में भी ऐलान हो गया है, राजनीतिक रूप से अगर इसके मायने समझे जाएं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या आप समझते हैं कि क्या असर हो सकता है? अब देखना एक किस्म की प्रतिस्पर्धा है। हिमाचल के बारे में भी चर्चा है कि हिमाचल भी अपने यहाँ लोगों को महिलाओं को इसी तरीके की यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की बात कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था। आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले यूपीए की सरकार में यूनिवर्सल बेसिक पेंशन का एक प्रयोग भी किया गया था। एक हिस्से में भारत में पायलट स्तर पर योजना चलाई भी गई थी। इसके कास्ट के इक्वेशंस भी अवेलेबल हैं सरकार के पास, हालांकि पुराने हैं कि अगर भारत की सारी आबादी को एक निश्चित आय पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाए या उन लोगों को दी जाए जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उन्हें एक नियमित आय दी जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी उसके भी आकलन उपलब्ध हैं। लेकिन अब यह बहस बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दिल्ली के बाद हिमाचल से इस बात की तैयारी हो गई है और दबाव होगा अन्य राज्यों पर भी उन्हें ऐसा करने का। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में इस तरीके की किसी स्कीम पर कभी चर्चा नहीं की, न कभी किसी बजट में, न किसी इकोनॉमिक सर्वे में, न सरकार के किसी बयान में ऐसी किसी स्कीम पर चर्चा नहीं आई जिसमें सरकार यूनिवर्सल पेंशन या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ों की तरफ जाने की तैयारी कर रही हो। लेकिन अब राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक योजनाओं के केंद्र में शायद ये योजना आएगी। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में की जा रही कटौती को जून अंत तक लागू रखने का फैसला किया गया है। पहले कटौती को मार्च अंत तक लागू रखने का फैसला था, लेकिन अब इसमें एक और तिमाही बढ़ा दी गई है। हालांकि इस फैसले के बावजूद विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के करीब बना हुआ है। सर, कीमतों पर कोई असर दिख क्यों नहीं रहा है? सऊदी और ओपेक देश इस बात की कोशिश में है कि उत्पादन में कटौती करके कीमतों को और गिरने से रोका जा सके। बढ़ने की गुंजाइश तो खत्म हो गई है। हम आपको विस्तार से इकोनॉमिकम के एपिसोड में बता चुके हैं कि दुनिया के बाजार में तेल कहां से आ रहा है और ओपेक देश सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अटलांटिक एरिया के जो देश हैं, अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा, यहाँ से जो तेल की आपूर्ति यूरोप के बाज़ारों में हो रही है वो ब्रेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब ऐसी स्थिति में कि वहाँ से आपूर्ति और बढ़े और बाज़ार में कीमतें और नीचे जाएं, ओपेक देश अब उत्पादन को इस तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमतों को किसी तरह से $80 से $90 के बीच रोका जा सके। और इसीलिए आज इस घोषणा के बाद भी कि इस कटौती को आगे बढ़ाया गया है, कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेज़ी या थोड़ी भी तेज़ी आती नहीं दिखाई दी। कीमतें वही $80-82-83 पर बैरल के आसपास दिखाई दी हमको ब्रेंट की। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। ब्लैक रॉक ब्राजील का पहला बिटकॉइन ETF IBT39 लॉन्च करने जा रहा है। शुरुआत में ये बिटकॉइन क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए होगा, बाद में इसे खुदरा निवेशकों के लिए भी खोला जाएगा। ETF का लक्ष्य निवेशकों को बिटकॉइन तक रेगुलेटेड पहुंच मुहैया कराना है। ये बिटकॉइन ब्राजील के डिजिटल एसेट मैनेजमेंट मार्केट में विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा है। हिंडनबर्ग मामले में 1 साल पूरा हो गया। अदानी समूह ने बॉन्ड लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अदानी ग्रुप अपने पहले डॉलर बॉन्ड के जरिए $409 मिलियन जुटाना चाहता है। समूह की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 18 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड की पेशकश 7.12% कूपन रेट पर कर सकती है। फ्लिपकार्ट ने अपने सभी ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपना खुद का UPI हैंडल लॉन्च किया है। शुरुआत में फ्लिपकार्ट UPI एक्सिस बैंक की ओर से संचालित होगा और अभी केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यूजर अब फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के भीतर और बाहर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से UPI हैंडल सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक्स समूह से जुड़े 2 नए देशों यानी इजिप्ट और UAE ने ब्रिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी डील की है। करीब $35 अरब के इस डील के तहत इजिप्ट में UAE रास अल हेकमा नाम के एक तटीय शहर बसाएगा। ये शहर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। साथ ही WTO की बैठक खत्म हो गई। तमाम खींचतान के बाद भी कोई खास सहमति, कोई ठोस नतीजे निकल कर नहीं आए। अंशुमान जी ने पूरी 5 दिन की बैठक अबू धाबी में कवर की। क्या कुछ वहां से निकला ये भी समझते हैं। सर,
एक तो झटपट खबरों पे कोई टिप्पणी और चलते चलते कुछ WTO पर इनसाइट। अब अबू धाबी में जब हम लोग मौजूद थे और WTO की बैठक कवर कर रहे थे तब वहाँ डिप्लोमेट्स की निगाहें ब्रिक्स की इस बैठक पर भी थी और वहाँ से नतीजा निकल कर आ गया। ब्रिक्स के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं, इकोनॉमिक में आप उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि कैसे ब्रिक्स का पूरा स्वरूप बदला और नए देशों के शामिल होने के साथ अब ब्रिक्स वो ब्रिक्स नहीं बचा बल्कि बड़ा ब्रिक्स हो गया और उसमें पहली बड़ी डील आ गई। ब्रिक्स बनने के बाद अभी तक, जब तक इसमें ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका और चाइना थे, कोई इस तरीके की डील नहीं हुई थी। पहली डील आई जिस डील में यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट के बीच में $35 अरब का समझौता हुआ। इजिप्ट के इतिहास में ये सबसे बड़ा विदेशी निवेश समझौता है जिसमें एक पूरा शहर, नया शहर विकसित किया जाएगा जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात का या अमीरात का पैसा लगेगा। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब $15 बिलियन का निवेश पहले चरण में किया जाएगा। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी असर होगी। अब इसके बाद हम WTO पे चलते हैं। WTO में मुख्य रूप से जितने भी मुद्दे थे उन पर कहीं कोई बड़ी सहमति बनती नहीं दिखाई दी। बड़ा सा ढीला ढाला सा बयान जारी किया गया। किसी तरह कोशिश की गई कि अबू धाबी की बैठक को बचा लिया जाए और इसे पूरी तरह असफल न होने दिया जाए। भारत का मुद्दा था कृषि सब्सिडी को लेकर कि उसे अनाज खरीदने की छूट दी जाए और सब्सिडी के फार्मूले में बदलाव किया जाए, उसका जिक्र भी नहीं किया गया। भारत के लिए राजनीतिक रूप से बढ़त ये थी कि भारत ने अपने आप आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी इसके साथ बना क्योंकि करीब 80 देश भारत के साथ खड़े थे। लेकिन विकसित देशों की मजबूत लॉबी के सामने ये फैसला, इस पर बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, डिक्लेरेशन में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा भारत ने कूटनीतिक तौर पर चीन के एक प्रस्ताव को जो कि निवेश पर आधारित था और जिसे WTO की वार्ताओं में वो शामिल कराना चाहता था, उसे रोक दिया। पर भारत के लिए झटके की बात ये थी कि साउथ अफ्रीका, जो शुरुआत में पहले 2-3 दिन से भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, उसने आखिरी समय पर निवेश वाले प्रस्ताव में भारत के साथ खड़े होने से अपने को पीछे खींच लिया और अकेले भारत और चीन आमने सामने आते दिखाई दे गए। इसके अलावा फिशरीज पर कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। WTO में विवाद निस्तारण के मामले पर अमेरिका अड़ा रहा। अमेरिका ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। यह कहा गया कि काम चालू हुआ है, धीमे धीमे बात बनेगी, तब आगे देखा जाएगा। अब 2024 की बैठक, जब WTO की अगली बैठक होगी तब उसमें हमें कुछ बड़ी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप जिनेवा की 2022 की बैठक से 2023 की अबू धाबी की बैठक को देखें तो आपको नतीजों में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। 2022 की बैठक काफ़ी उम्मीदें लेकर गई थी। 2024 की बैठक से बहुत उम्मीदें नहीं निकली हैं बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को लेकर। 60 देशों में चुनाव है, दुनिया के हर देश की राजनीतिक दल के अपने अपने मोर्चे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं और उनका असर हमें WTO की बैठक पर दिखाई दिया। तो कोई बहुत बड़ा फैसला लेकर यह बैठक नहीं आई। अब देखना है कि 2024 की बैठक का एजेंडा नए सिरे से कैसे तय किया जाएगा। और WTO पर आप विशेष अगर हमारी पेशकश देखना चाहते हैं, कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो आप कल का इकोनॉमिकम देखिए, यूट्यूब पर, Money9 के ऐप पर हर जगह उपलब्ध है। इसमें आप WTO को और विस्तार से, इतिहास को जान समझ सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये